लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। इंग्लिश, हिंदी जो भी हम टाइप करते हैं, क्या वो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है? नहीं। कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो ज़ीरोज़ एंड वंस की होती है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपके 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही अंडरस्टैंड करता है। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम आइए इसमें से थोड़ा सा समझ लेते हैं। We know that a computer cannot work on its own. It requires instructions to work on. These instructions are called programs. इसको वर्क करने के लिए कंप्यूटर कभी भी अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकता कि अपने आप सोचे समझे और अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सके, नहीं। कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर कभी भी नहीं समझ सकता द लैंग्वेज दैट वी स्पीक। जो इस लैंग्वेज हम स्पीक करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो समझता नहीं है। इट ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ यहाँ ली दी हुई है कि बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? ज़ीरोज़ एंड वंस की। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको देते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को जो हम दे रहे हैं उनको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और जिनको एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। फिर कंप्यूटर आंसर भी किस में देता है? बाइनरी लैंग्वेज में। और जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं ये हमारे जो उन्होंने दिया आपको आंसर, उन आंसर्स को भी ये डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो आपको आपकी लैंग्वेज में दिखाई देती हैं। ठीक है। तो learning and using binary language is very difficult. So with the advent in technology, there has been development in the field of computer languages as well. मतलब क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज को सीखना बहुत कठिन होता है। हर चीज़ को 0s एंड 1 में कन्वर्ट करना और 0s एंड 1s को कन्वर्ट करके वापस अपनी लैंग्वेज में समझ पाना बहुत टिपिकल काम था। तो धीरे धीरे लैंग्वेजेस बढ़ती गई। सबसे पहले आपकी मशीन लैंग्वेज जो कि 0s एंड 1s की थी, यूज़र्स जो प्रोग्रामर्स थे उनको वही यूज़ करनी पड़ती थी। उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज, फिर आपकी लो लेवल, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में आती थी। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आने लगी, बेसिक, ठीक है, बेसिक है आपकी C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस आने लगी जिसमें इनबिल्ट रहता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनको आपको बाहर से यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो जस्ट एज हार्डवेयर इज़ क्लासीफाइड इनटू जनरेशंस बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस ऑल्सो हैव अ जनरेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द मशीन। जिस तरीके से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को जनरेशन्स में डिफ़ाइन करते हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे, सेकंड जनरेशन, इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग भी इनको कई जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है मशीन लैंग्वेज को। इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज इज़ दैट इट्स एग्जीक्यूशन इज़ फास्टर एज कंप्यूटर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट डायरेक्टली। इसका जो एग्जीक्यूट करता था इस लैंग्वेज में, जब इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कंप्यूटर को, तो वो इनको फटाफट से एग्जीक्यूट करता था, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि डिजिटल लैंग्वेज को पहले हम उसमें कन्वर्ट करें बाइनरी लैंग्वेज में और फिर बाइनरी लैंग्वेज को डिजिटल में। तो इनमें क्या हुआ, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में ही कोडिंग हो रही है, मशीन लैंग्वेज में ही वो आंसर दे रहा है। तो जो एग्जीक्यूशन था वो फास्ट होता था। बट प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, हर चीज़ 0 एंड 1, 0s एंड 1, 0s एंड 1, बहुत टिपिकल होता था इनको समझ पाना, डिबग कर पाना। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। और इसके साथ ही क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। हर चीज़ के, जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी आविष्कार भी होती है ना, कहते हैं आविष्कार उसकी जननी होता है, ज़रूरत आविष्कार की जननी है। तो अब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज इंक्लूड की गई। असेंबली लैंग्वेज इज़ द सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, हर चीज़ के शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते थे।
ठीक है। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स बनाए गए, जैसे लेटर्स, डिजिटल और स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज टू राइट द इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड लिखने के लिए यहाँ सिंबल्स यूज़ किए जाते थे, जो किसके थ्रू बनाए जाते थे, चाहे वो लेटर्स हों, डिजिट्स हों या स्पेशल कैरेक्टर्स, इनके थ्रू कोडिंग की जाती थी। ईच मशीन हैज़ इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंटरप्रेटर आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर। जो हर मशीन जो थी उसकी अपनी एक असेंबली लैंग्वेज होती थी और हर एक के पास उसकी डिपेंड करता था किस पर, उनकी कि उनके अंदर जो इंटरप्रेटर लगा हुआ है प्रोसेसर के अंदर, उसकी स्पीड पर डिपेंड करती थी कि वो कितनी फास्ट उसको कन्वर्ट कर पाती है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाई अ मशीन डायरेक्टली एज इट इज़ रन इन बाइनरी फॉर्म। जो असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते थे वो इतनी फास्टर स्पीड में नहीं एग्जीक्यूट हो पाते थे। क्यों? क्योंकि अब ये तो बाइनरी कोड में हुए नहीं ना, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। जब असेंबली लैंग्वेज में हमने उसको कोडिंग दी तो उसमें जो इंटरप्रेटर लगा होता है मशीन के प्रोसेसर में, तो वो उसको इंटरप्रेट करता था बाइनरी लैंग्वेज में, तो डायरेक्टली मशीन उसको रीड नहीं कर पाती थी, तो इतना फास्ट एग्जीक्यूशन उसका नहीं होता था। फॉर दिस वी नीड अ ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। तो इसमें जो एक ट्रांसलेटर था जो इंग्लिश लैंग्वेज को, आपकी लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता था बाइनरी लैंग्वेज में, उसको कहा गया असेंबलर, विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल बाय द मशीन। जो कि असेंबली लैंग्वेज जो कि आपके द्वारा लिखी गई है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता था, जिसको कि कहा गया, जो कि मशीन के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती थी। आप देखिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हमने कोडिंग लिखी, उसको असेंबलर ने ट्रांसफ़र किया किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी और आपकी असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेजेस में आती थी, एज दे वर्क ऑन मशीन लेवल, क्योंकि मशीन के लेवल पर ही वर्क करती थी। A program written in assembly language is more convenient than in machine language. मशीन लैंग्वेज की कंपेरेटिवली असेंबली लैंग्वेज में काम करना आसान होता था, as it is written in the form of symbolic instruction। क्योंकि इसमें जो कोडिंग होती थी वो सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शंस में लिखी जाती थी, सिम्बल्स फॉर्मेट में हमारी कोडिंग की जाती थी। इट इज़ लिटिल मोर रीडेबल, इसको पढ़ना थोड़ा कंपेरेटिवली मशीन लैंग्वेज के कंपेरेटिवली आसान होता था। As assembly language program is specific to make model of microprocessors of the program written for one processor are said to be non-portable. Assembly language programs are slower in execution, ये तो सब अपन ने पढ़ ही लिया। The time and cost of creating machine and assembly language was quite high. As a result, high level languages वर डेवलप्ड। अब जो टाइम और कॉस्ट असेंबली लैंग्वेज में क्रिएट होती थी, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ। और इसी के साथ आई हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। दीज आर आल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को क्या कहा गया, हाई लेवल लैंग्वेजेस। इनके मेन एडवांटेज जो थे वो थे रीडेबिलिटी, इनको पढ़ना बहुत आसान होता था, ये उसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर मोर रीडेबल दैन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के कंपेरेटिवली इसमें लिखा जाना बहुत आसान होता था। पोर्टेबिलिटी, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी रन ऑन डिफरेंट मशीन विद लिटिल और नो चेंज। जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग करते थे उनको हम किसी भी मशीन पर रन कर सकते थे। अब जैसे असेंबली लैंग्वेज में तो हमको जिस मशीन पर हमने लिखा उसी मशीन पर रन करना पड़ता था, क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज थी वो उसी मशीन के प्रोसेसर पर डिपेंड करती थी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को में लिखी गई प्रोग्रामिंग को हम किसी भी और अदर मशीन पर भी यूज़ कर सकते थे। ईजी डिबगिंग क्या होता है, आपने प्रोग्राम में क्या एरर की है उनको फाइंड आउट करना। डिबग मतलब आपने जो भी एरर की प्रोग्राम लिखते समय उनको डिबग करना, मतलब उनमें एरर्स फाइंड आउट करना। तो इसमें एरर्स को पता लगाना भी बहुत आसान होता था। रिमूविंग एरर्स इज़ क्वाइट ईजी इन कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। ईजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस में ही तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। तो एज कमांड इन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू लैंग्वेज वी स्पीक, उसी लैंग्वेज में हम लिखते हैं इसमें कमांड जो कि हम बोलते हैं। सो डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इज़ ईजी, इसलिए जो डेवलपमेंट था सॉफ्टवेयर का वो भी बहुत ईजी हो गया।
Program written in high level languages must be first translated into machine language code of the machine on which it is to be executed. एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता था उसको सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना पड़ता था। जिस भी मशीन पर इसको एग्जीक्यूट किया जाना उस मशीन पर ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था। देखिए, सोर्स प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, सोर्स प्रोग्राम यानी कि जो कोड मैंने लिखा वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड, उसका ट्रांसलेट किया गया ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में, बीच में ट्रांसलेटर यूज़ किया गया। तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेटर थे उनको कहा गया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर थे जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ यूज़ किए जाते थे। कौन से? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट प्रोग्रामर हैज़ टू स्पेसिफाई स्टेप्स इन अ प्रोग्राम। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होते थे, मतलब स्टेप बाई स्टेप इनको फॉलो करने पड़ते थे उन कमांड्स को। ठीक है, कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं वो हैं फॉर्ट्रन, पास्कल, C++, जावा एट्सेट्रा। ये सब हमारी लैंग्वेज किस में आई आपकी? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज रिक्वायर। अब आता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या ज़रूरत थी? फ्यूअर इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क देन इन अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट थी किसकी? कम से कम इंस्ट्रक्शन दिए जाएं जिससे कि हम पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकें, कंपेरेटिवली थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के, इसमें कि कम इंस्ट्रक्शन और काम ज़्यादा। थस प्रोग्राम कैन बी रिटन फास्टर इन अ 4GL, यानी कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाने लगे और तेज़ी से। बट अनलाइक थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर नॉट प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस नहीं होती थी। दिस मीन्स प्रोग्रामर्स नीड नॉट टू स्पेसिफाई स्टेप्स to be performed for a particular task, rather they have to only specify what task is to be performed। इसमें इनको स्टेप बाई स्टेप कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती थी प्रोग्रामर को, उनको केवल इसमें ये स्पेसिफाई करना होता था कि वो किस टास्क के लिए प्रोग्राम बनाने हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट अ प्रोग्रामर नीड्स टू डिस्प्ले सम डाटा ऑन अ स्क्रीन। जो प्रोग्रामर है वो कुछ डाटा डिस्प्ले करना चाहता है एक स्क्रीन पर, जैसे कि एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट फाइल। एक स्टूडेंट फाइल बनी हुई है, उसमें से कुछ डाटा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्रामर क्या कोड लिखेगा? स्टेप बाई स्टेप लिखेगा, हर चीज़ उसको स्टेप में देनी है। स्टेप 1, गेट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट फाइल, स्टूडेंट फाइल से रिकॉर्ड गेन कीजिए। स्टेप 2, इफ़ दिस इज़ द रिकॉर्ड फॉर अनुभव, डिस्प्ले द एड्रेस। अगर आपको अनुभव का एड्रेस मिलता है तो आप उस एड्रेस को डिस्प्ले कीजिए। थर्ड, इफ़ दिस इज़ नॉट द रिकॉर्ड फॉर अनुभव, गो टू स्टेप 1। और अगर ये जो आपने रिकॉर्ड एड्रेस देखा है वो अनुभव का नहीं है तो वापस से स्टेप 1 पर जाइए। तो ये स्टेप बाई स्टेप पूरी प्रोसेस उसको करनी पड़ती थी प्रोग्रामर को। गेट अप, अगर इसी प्रोग्रामिंग को हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में करेंगे तो प्रोग्राम्स को सिंपली एक इंस्ट्रक्शन लिखना है। कैसे? देखिए, गेट द एड्रेस ऑफ अनुभव फ्रॉम स्टूडेंट फाइल, कि स्टूडेंट फाइल से जाकर सिर्फ अनुभव का एड्रेस ले आइए। उसको बाकी के सभी स्टेप्स बाई स्टेप एक एक चीज़ नहीं बतानी पड़ रही हो कि उसको इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसको सिंपली एक कमांड लिखना है कि मुझको एक फ़ाइल चाहिए स्टूडेंट रिकॉर्ड से अनुभव नाम की। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर मेजरली यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स एंड डाटाबेस एंड टू डिस्प्ले और प्रिंट द इन्फॉर्मेशन। जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस थी इनका मेन यूज़ किया गया इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। किसी भी फाइल से अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, किसी भी डाटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उसको डिस्प्ले करना है या इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना है तो हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते हैं। These have a query language to answer queries with data from a database। इनमें क्या होता था? इनमें क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था जिससे उन क्वेरीज़ का आंसर किया जा सके, जो कि डाटाबेस में आपका डाटा है उसमें से क्वेरीज करके हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर मोस्ट मशीन डिपेंडेंट एंड आर यूज्ड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन और बिजनेस एप्लीकेशन, जिनका कि बिजनेस एप्लीकेशन में और ऑफिस ऑटोमेशन में इनका यूज़ किया जाता था। दे आर डिज़ाइन टू बी ईजीली लर्नड, बहुत ईजीली इनको सीखा जा सकता है एंड यूज बाई यूज़र। फोकस एंड SQL आर एग्जाम्पल ऑफ 4GLS। जो SQL है सॉफ्टवेयर आता है ओरेकल का, उसमें इस टाइप से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। क्या है? एक ग्रुपिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की।
हाँ, तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। अभी तक क्या होता था, कंप्यूटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपने आप से उनमें कुछ सोचने समझने की क्षमता हो। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज में यूज़ किया जाने लगा, वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क किया जाने लगा। इसमें कंप्यूटर को इस टाइप की प्रोग्रामिंग की जाती थी, कंप्यूटर अपने आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न ले सके। जैसे युद्ध के मैदान में है, अगर मतलब ये सोचा जा रहा है कि जैसे कितना ज़्यादा जनहानि होती है, लोग मारे जाते हैं युद्ध में, तो उसकी जगह रोबोट्स को ही उतारा जाए, रोबोट से ही लड़ाई कराई जाए, तो वो उन कंडीशंस में वो किस टाइप का डिसीज़न लेंगे। तो ये किस पर बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, उस पर, इंटेलिजेंस पर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग किस में की जाती है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी लैंग्वेजेस।